सास के बेमतलब ताने। अरे सास हो और ताने ना दे, ऐसा कहाँ हो सकता है। लेकिन क्या हो जब सास जरूरत से ज्यादा ही ताने देने लगे तो। सुन बहू, आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो लंच पर ये सब बना देना। ये पकड़ लिस्ट, और कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तेरे बारे में जानती हूँ मैं, मेरे टाइम पर तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं था। माँ जी कितने लोग आ रहे हैं ये तो लिखा नहीं है। खाना बच जाए तो दिक्कत, कम पड़ जाए तब तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। क्यों? अरे सवाल पर सवाल ही करती रहती है, ये ठीक नहीं है। मेरे टाइम पे तो मजाल है कि हमारे मुंह से चू भी निकले। वो क्या है ना माँ जी, मैं खाना उसी हिसाब से बनाने का सोच रही हूँ। कहीं खाना कम ज्यादा बन गया तो आप तो मुझे पाताल में ही डाल देंगी ना। मेरे टाइम पे तो हम इतना बोलना क्या सोच भी नहीं सकते थे कि सास को कैसे ताने दे। अरे अरे रे माँ जी, कहाँ ताने दे रही हूँ। पर माँ जी इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी। कोई हेल्प, कोई हेल्प। कितनी बड़ी बात बोल गई बहू। कोई हेल्प ना जी ना, वो भी सास। सास तो सिर्फ ताने देती है, ताने। हेल्प? हमारे टाइम में सास को ये शब्द बोल दो तो भूचाल आ जाता था। बाकी मैं तो अपने सास की लाडली बन गई थी, पर तू तो बहू की बहू ही रहेगी। क्यों नहीं बना पाएगी? अरे अभी तो बनाना शुरू किया नहीं और पहले ही सोच लिया नहीं बना पाऊंगी। आजकल की तुम जैसी बहुओं के ये बहाने होते हैं कि कैसे नहीं बन पाएगा। अरे मैंने भी अपने टाइम पे बनाया था, अरे बल्कि इससे भी ज्यादा खाना बनाया था, तो तुझसे क्यों नहीं होगा? हैं? सब होगा जा। माँ जी मैं बना तो लूंगी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देती तो। अरे अरे अरे, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी सास से मदद मांगते हुए? हमने अपने टाइम पर कभी अपनी सास से ऐसा नहीं बोला। सच में आजकल की लड़कियां तो बहुत ही छुई मुई सी होती हैं। जरा सा काम देखा नहीं कि बस पहले मदद मांगने दौड़ने लगती है। अरे अब ये सब बहाने नहीं चलेंगे। हाँ, जा जाकर खाना बना। हमारे टाइम पर हम ये करते थे, हमारे टाइम पर हम वो करते थे। हाय रे ताने। फिर शाम को। अरे बहू कहाँ चले गए? मुझे ये सामान पकड़ा जरा। हमारे टाइम पर मजाल है कि हम सास के साथ खड़े ना हो। हाय रे क्या करूं, बस कोमल तैयार हो जा ताने खाने के लिए। काश इस औरत के समय में मैं होती तो देखती ये क्या क्या करती थी अपने टाइम पर। माँ जी यही हूँ, बस चिंटू को पढ़ाना था। अरे हमने भी बच्चे पढ़ाए हैं हमारे टाइम पर, चिंटू को बाद में पढ़ाना। जा पहले वो कर जो कहा है। बहू बेचारी क्या करती, बच्चे को छोड़कर लग जाती है सास के साथ। हमारे टाइम पर ना। फिर तो सास बोली जा रही थी और बहू सुनी जा रही थी। अगले रोज। जा रही हूँ। सोना, अरे हमारे टाइम पर तो हम ये जानते भी नहीं थे कि आराम क्या होता है। पागल हो गई है क्या? रुक अभी। देख उस कोने में देख, मुझे कितनी धूल दिख रही है। और वो बिस्तर के नीचे तो देख कितना काला पड़ा है। और पर्दों के पीछे खिड़की पर देख जाले लगे हुए हैं, वो कौन साफ करेगा? ऐसी सफाई होती है क्या? जा फिर से कर। मैं तो घर में एक दिन का गंदगी नहीं आने देती थी, लेकिन जब से तू आई है घर की हालत ही खस्ता कर दी है। अरे माँ, तो तू कहाँ गई? तू भी तो यही है। वैसे माँ, मैंने कभी तुझे सफाई करते नहीं देखा। जब से ये आई है न जाने आप में कौन सा सफाई का कीड़ा चला गया है। हाय रे,
हमारे टाइम पर तो पति कभी बीवी की तरफ से बोल दे तो समझो घर का बंटवारा, और यह घर तो मेरे ही नाम से है। तो बेटा निकल ले बीवी को लेकर। हमारे टाइम पर तो। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतनी कम सैलरी में मैं कहाँ अलग रह सकता हूँ। माँ जी प्लीज़, मैंने अभी पूरा घर साफ किया है और इन जालों को झाड़ूंगी तो फिर से पूरी गंदगी हो जाएगी, फिर से सारे घर के झाड़ू। ना माँ जी ना। हमारे टाइम पर तो मैं दिन में 10 बार झाड़ू लगाती थी, हमने नहीं किया है क्या? मायके से कोई तो संस्कार लेकर आई होगी ना तू बहू, क्या कुछ भी नहीं। तभी पति आ जाता है। बहू पति की तरफ देखती है कि शायद वो उसे उसकी माँ के प्रकोप से बचा सके, लेकिन नहीं, उल्टा उस दिन की माँ की डांट की बात से तो पति के तेवर ही बदल जाते हैं। देखो माँ जो करती है करती रहो, माँ बड़ी है, जो कहती है सही तो कहती है। बस पति का ये कहना और बहू का पारा 7वें आसमान में। एक इनके भरोसे मैं सब सह रही थी, लेकिन आज तो इन्होंने मेरा ही साथ छोड़ दिया माँ के लिए। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर एक दिन, बहू ये कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? और ये हाथ, अरे हाथ छोड़ मेरी बहू का। कौन हो तुम? माँ जी वो कोई नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। बहू घबराने का नाटक करती है। अरे क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आंटी जी, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इससे मिलना आया हूँ। कोई समस्या? बोलिए। बोलेंगी क्या? यही कि इनके टाइम पर तो इन्होंने न जाने कितने ही बॉयफ्रेंड बना बना कर छोड़ दिए हैं। क्यों माँ जी, यही कहने जा रही थी ना आप? अब क्या था, सास की बोलती बन। कैसे कहे कि उनके टाइम पर। बहू ये सब ठीक नहीं है। मेरे टाइम पर। हाँ हाँ आंटी जी, क्या आपके टाइम पर क्या? जरा हमें भी बताइए ना। अरे हमारे टाइम पर बॉयफ्रेंड कुछ नहीं होता था। सास की आंखों की शर्म होती थी। अरे पति के अलावा किसी और से बात भी नहीं करते थे हम लोग। ये क्या चल रहा है बहू? चल क्या रहा है आंटी? ये तो परेशान है आपके घर में आकर। आप हर बात पर इसे सुनाती रहती है, ताने माने। अब इससे बर्दाश्त नहीं होते तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने ही घर ले जाऊं, कम से कम आराम से तो रहेगी। वाह रे, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था कि सास के ताने बर्दाश्त नहीं तो किसी और के साथ चली जाओ। अब नहीं होता तो नहीं होता माँ जी। मैं भी तो कल को अपनी बहू को कुछ अपने वक्त की सुनाऊंगी ना कि सास के ताने समझ में नहीं आ रहे थे अपने वक्त में, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वाह, फिर तुम्हारी बहू को समझ में आएगा कि तुम कितनी मॉडर्न थी अपने वक्त में। अरे चुप, बिल्कुल चुप। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तो क्या करे, पति को तो अपने घर की लालच दे रखी है, वो तो मेरे लिए बोलते नहीं, तो किसी के पास तो मैं रहूं ना शांति से। तभी पति आ जाता है। नहीं, दूसरा घर तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन दूसरी बीवी नहीं। माँ वो कितने ताने सहेगी? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। चलो हम कहीं और रहेंगे। अरे नहीं, हमारे जमाने में। फिर माँ जी? मतलब मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना? बहू मुझे माफ कर दे। ओके, कर दिया माफ। अच्छा ये तो बताओ कि ये लड़का कौन है? मैं इसकी मौसी का बेटा हूँ, मिलने आया था। अच्छा दीदी, बाय। समधी की शादी। इस कहानी की हीरोइन गंगा है, जो अपनी समधन की मौत के बाद अपने समधी के अकेलेपन को समझते हुए समधी की दूसरी शादी करवाती है। लेकिन उसकी बहू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। मुझे लगता है आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। आपकी इस उम्र में ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी आपकी इकलौती बेटी थी, वो भी हम ले गए। अरे इस उम्र में शादी, लोग क्या सोचेंगे और कैसे कैसे बातें बनाएंगे कि जिस उम्र में इसे अपने पोते पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में ये शादी कर रहा है। ऊपर से नव्या क्या सोचेगी मेरे बारे में कि माँ को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं लगता इस शादी से नव्या को कोई परेशानी होगी। उल्टा उसे खुशी मिलेगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पिता का कोई ख्याल रखने वाला है। क्यों नव्या, सच कहा ना? हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है।
लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने भी हाँ बोल दिया। रही लोगों की बात, तो लोग तो कभी किसी की खुशी देखकर खुश हो ही नहीं सकते। अगर आप लोग खुश रहेंगे तब भी वे बातें बनाएंगे, और अगर आप दुखी भी रहेंगे तब भी बातें बनाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा समधी जी कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ही दीजिए। समधी को सास की बात सही लगती है। वो भी सोच लेते हैं कि बची जिंदगी के लिए कोई हमसफर बना ही लेंगे। आप ठीक बोल रही हैं। जब मेरी प्यारी बिटिया नव्या और उसके ससुराल वालों को मेरी इस उम्र में दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं, तो परेशानी कुछ है ही नहीं। ऐसे ही सास समधी की दूसरी शादी करवाती है और फिर समधी के घर आ जाती है बहू की नई माँ। कुछ दिनों के बाद बहू अपने मायके अपने पापा और नई माँ से मिलने आती है। मेरा बच्चा कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। इधर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। तेरे फेवरेट पास्ता खाएगी ना? पापा आप क्यों? वो कहाँ है? उनसे बोल दीजिए। आप मेरे ही पास बैठकर बातें कीजिए ना। उन्हें क्यों लेकर आए? कोई चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं। इस उम्र में घर मिल गया, और क्या चाहिए? तभी नई माँ घर में आती है। बेटी की बात सुन रही होती है और सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अच्छा, तुम्हारी नई माँ वो जरा किसी काम से बाहर गई हुई है, आती होगी। मैं तब तक तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। ठीक है पापा। लगता है नई माँ के पैर बाहर ही रहते हैं, और आपको ही बनाकर खिलाना था तो क्या करे, छोड़िए। ये बोलकर वो घर में घूमने लगती है और चीजों को देखती है। इनको घर में आए हुए थोड़े दिन नहीं हुए और ये घूमने भी जाने लगी है, वो भी पापा को घर में अकेला छोड़कर। आने दो, एक बार इनकी खबर लेती हूँ। वैसे घर को तो बड़ा सजा कर संवार कर रखा है। चलो, ये तो खूबी है, कम से कम पापा को साफ कर का शौक भी है। इतने में नई माँ घर में आती है। अरे नव्या बेटा, तुमने पहले बताया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। कैसी हो बेटी? बेटी? हाँ, वैसे अब तो मैं आपकी बेटी हो ही गई हूँ, ना चाहते हुए भी। खैर, आप गई कहाँ थी? शादी हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और आपने घूमने जाना भी शुरू कर दिया। पापा का ख्याल रखने के लिए शादी करवाई है आपकी, जानती है ना? नव्या, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहीं घूमने नहीं बल्कि एक दोस्त से मिलने गई थी। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वो क्या है ना, शादी के चलते उससे मिलना नहीं हो पाया तो आज चली गई। अच्छा, वो भी पापा को यूं घर पे अकेला छोड़कर? आपके लिए आपका ये परिवार ज्यादा जरूरी है या आपके दोस्त? देखिए, ये ठीक नहीं है। इतने में पिता आ जाते हैं। अच्छा, तुम आ गए। आओ, चलो तीनों मिलकर बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। माँ कुछ नहीं कहती, चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही बहू जब भी अपने मायके आती, अपनी नई माँ से ऐसे ही बात करती। नई माँ बहू के इस बर्ताव से परेशान होकर उसकी सास को बताती है। देखिए माना, वो बेटी है, लेकिन मैंने भी शादी की है। वो बेटी कम, सास सा व्यवहार ज्यादा करती है। अब छोटी है तो कुछ कहना ठीक नहीं लगता। बाकी शादी का रिश्ता लेकर तो आप आई थी, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं शादी करके बहुत पछता रही हूँ। अरे परेशान ना हो, मैं बहू से बात करती हूँ। तभी थोड़ी ही देर में बहू ससुराल आ जाती है। बहू कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? अब माँ जी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी, और माँ जी अभी तो 7 बज रहे हैं। अरे इतना लेट कोई घर आने का टाइम है? आज के बाद 6 बजे के बाद तुम घर आई तो तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। सास बहू के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो अपनी नई माँ के साथ कर रही होती है। न जाने माँ जी को क्या हो गया है। मैं कितनी खुश थी कि मायके जैसा ससुराल मिला है। सासू माँ इतनी अच्छी थी। फिर अगले रोज, बहू, मेरे बेटे को पौष्टिक खाना दिया कर। क्या ये पास्ता पिज्जा बनाती रहती है? इसलिए शादी नहीं करवाई थी मैंने अपने बेटे की। ठीक है माँ, मैं बना दिया करूँगी ऐसा खाना। लेकिन माँ जी, आपको हुआ क्या है? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया, तो ये अचानक से मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ? क्यों? ऐसे नहीं बोल सकती। समझ ले, ये तेरी सास का हुक्म है। ऐसे ही सास बहू को अपने सास वाले तेवर दिखाकर कभी डांटती तो कभी ताने मारती,
पर बहू बेचारी बिल्कुल समझ नहीं पाती। एक दिन, बहू ये क्या बेफिजूल खर्चा करती रहती है? परसों ही तुमने अपने लिए एक साड़ी ली थी और आज फिर से। तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर होते हैं कि जब मन करा तोड़कर सामान ले लिया करा? हैं? वो माँ जी बहुत अच्छी लगी तो ले आई। अच्छी लगी तो ले आई। यहाँ मेरा बेटा अपना खून पसीना एक करके पैसा कमा रहा है और तुम उसी पैसे को बर्बाद करने ऐसा बर्ताव करती है। बहनों की लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा 3 बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अब रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का? मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या है ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है।
सविता वहाँ से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। क्या रेशमा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट, रेशमा तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस, और मनीषा तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई, और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है, और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज़ अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए, और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा, और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं, आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है, अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो 1 नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ, मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है
उतना ही बेटियों का। इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते। हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है। दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है।